स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 10 जून है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पहले प्रश्न पर चर्चा करें, हम कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं, क्या आंसर होगा इसका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा। तो जिन लोगों ने भी जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं? तो ऑप्शन है भगवत सिंह, अब्दुल्ला शाहिद, रुबेल जॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल्ला शाहिद। यह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अभी हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष हर साल एक गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है और इसके लिए महासभा के साधारण बहुमत के वोट की आवश्यकता होती है। नियमों के अनुसार महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष को एशिया प्रशांत राज्य के समूह से चुना जाना था। तो अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वोल्कम बेजकीर का स्थान लेंगे। इसी के साथ ही अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। यह नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है। इसका गठन 1945 में किया गया था। किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ही संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी प्रदान करती है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। कोविड-19 ने असमानताओं को और अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि महिलाएं श्रम शक्ति से बाहर हो रही हैं। लैंगिक समानता हासिल करने के लिए वर्षों की जो प्रगति थी, अब वह खतरे में है। अनौपचारिक और कम कुशल श्रमिकों के घर वापस जाने के अलावा कोई और विकल्प उनके सामने नहीं बचा है। उन्हें अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए भारी स्वास्थ्य जोखिमों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इस संगठन को वर्ष 1919 में वर्सया की संधि के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो कि एक विश्वास के साथ गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसके साथ ही देखें तो वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में बन गई। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और इसमें कुल 187 सदस्य देश हैं। वर्ष 2020 में भारत ने ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसके साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। और भारत ने भी ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता भी ग्रहण 2020 में की थी। तो इसके साथ ही जब इसने ग्रहण किया था तब भी हमने करंट अफेयर्स की सीरीज में इसको कवर किया था। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 जून। तो 8 जून जो है 8 जून 2021 को द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड की थीम के तहत विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है किस थीम के साथ? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड थीम के साथ। यह दिन प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की सरकारों और लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सुझाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2008 को इस दिन को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया। तो इसके साथ ही अगर हम देखें
तो अदीस अबाबा सम्मेलन खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्राथमिकता पर चर्चा की और पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई का समर्थन भी किया था। तो पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक 2016 से 25 के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रतिबद्धता है और इस दशक को विश्व संगठन ने बढ़ी हुई पोषण क्रियाएं प्राप्त होंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन 1973 में तेल द्वारा जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? भारत, ब्राज़ील, चीन या फिजी? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किसे चुना गया? भारत को चुना गया। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। तो हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए इसे चुना गया है। भारत में एशिया प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ चुना गया है, जबकि अफ्रीका से आइवरी कोस्ट, एस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया और तंजानिया को चुना गया है, जबकि पूर्वी यूरोप में क्रोएशिया और चेक गणराज्य को चुना गया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से बेलीज, चिली और पेरू को चुना गया है। इसके साथ ही अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका गठन 26 जून 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके 54 सदस्य देश हैं जिन्हें 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख फोरम है। इसके अलावा यह नीति निर्माण के लिए भी अपनी राय देता है। तो अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार की हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से अलग हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जापान? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूस। अमेरिका के 2020 में समझौते से हटने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से रूस की वापसी को औपचारिक रूप देने के लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओपन स्काई संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। रूस पर उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद नवंबर 2020 में अमेरिका इस संधि से हट गया। ओपन स्काई संधि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में ओपन स्काईज संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह पहली बार 1955 में पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट्स आइजनहावर द्वारा शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए प्रस्तावित की गई थी। इसके साथ ही देखें तो नाटो के सदस्यों और पूर्व वर्षीय संधि देशों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2002 में 35 से अधिक देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें अमेरिका और रूस भी शामिल थे। भारत ओपन स्काई संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। ओपन स्काई संधि का लक्ष्य अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करना है। इस संधि के अनुसार एक सदस्य देश सहमति प्राप्त करने के बाद ही मेजबान राष्ट्र के किसी भी हिस्से की जासूसी कर सकता है। साथ ही कोई सदस्य राज्य 72 घंटे से पहले नोटिस देने के बाद मेजबान राज्य की हवाई तस्वीरें ले सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार कि हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना जिसने बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाया है? इक्वाडोर, चीन, युगांडा या अल सल्वाडोर? तो इसका आंसर क्या होगा? अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नयब बुकेले द्वारा दिया गया था, जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। कांग्रेस वहां की संसद का नाम है। बिटकॉइन की सदस्यता से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के नागरिक प्रेषण को आसानी से घर भेज सकते हैं। इसे देखते हुए बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मंजूरी दी गई। अमेरिकी डॉलर भी अल सल्वाडोर में कानूनी मुद्रा के रूप में जारी रहेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है।
जहां कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में अलग अलग सिक्के के स्वामित्व के रिकॉर्ड को एक बही में संग्रहित किया जाता है। इसी प्रकार ये रिकॉर्ड एक मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके संग्रहित किए जाते हैं ताकि लेन देन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा बिटकॉइन क्या है, तो ये विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है जिसमें केंद्रीय बैंक या एकल प्रशासक का अभाव होता है। यह पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क पर एक यूजर से दूसरे यूजर को भेजा जाता है। इसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस अपडेट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, एशियाई बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अभी विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस अपडेट जारी की। इस अपडेट के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.6% के बढ़ने की उम्मीद है। कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से मजबूत रिबाउंड के कारण यह 80 वर्षों में सबसे तेज मंदी के बाद की गति होगी। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से कम आय वाले देशों के बीच वैक्सीन वितरण और ऋण राहत में तेजी लाने के लिए विश्व स्तर पर समन्वित प्रयास समय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो स्वास्थ्य संकट कम होने के बाद नीति निर्माताओं को महामारी के स्थायी प्रभावों को संबोधित करना चाहिए और हरित, लचीला और समावेशी विकास लाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, अनूप चंद्र पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, अनूप चंद्र पांडे। देखिए ये चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा बने थे, तो ये कौन है, केवल चुनाव आयुक्त हैं। तो केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर से 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। चुनाव आयोग अब 3 सदस्यों की अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगा। इस पैनल के अन्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो यह चुनाव आयोग अब 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में आगामी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की देखरेख करेगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम देखें तो चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुई थी। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। इसका पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव को संचालित करने का कार्य राज्य चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयुक्त पर एक दृष्टि डालें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए या 65 साल की उम्र तक की जाती है। उनके पास वही दर्जा, वेतन और भत्ते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, किस संगठन द्वारा जारी किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित किया जाता है जो सामान्य आर्थिक स्थितियों पर प्रतिवादी की धारणा प्रदान करता है। हाल ही में RBI ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया है जिसमें कोविड-19 रोग की दूसरी लहर के कारण अब तक का सबसे निचला स्तर दर्ज किया गया। करंट सिचुएशन इंडेक्स गिरकर 48.5 और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स गिरकर 96.4 पर आ गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अगले और एक अंतिम प्रश्न पर कि कौन सा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। तो ऑप्शन है NTPC, भेल, गेल या इंडियन ऑयल। तो इसका आंसर क्या होगा, NTPC। तो अभी हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी NTPC यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट की एक हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। यह पानी और स्वच्छता के बेहतर प्रबंधन के लिए कंपनियों द्वारा प्रयास करने की एक संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।
इससे 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद भी है। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारे वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न जो कि आपके सामने है, देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ऑप्शन है आपके सामने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।